Yes, sir. फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन नहीं किया था आई थिंक। Yes, sir. यस, सेकंड क्वेश्चन कर दो। सभी बच्चे ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें कहा जा रहा है कि एक बच्चा कह रहा है कि तुम मुझे 100 रुपीज दे दो दूसरे बच्चे से, तो मैं तुम्हारे से ना डबल हो जाऊंगा। आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। लेट फर्स्ट चाइल्ड हैज फर्स्ट चाइल्ड हैज रुपीज एक्स, और सेकेंड चाइल्ड के पास अज्यूम कर लेते हैं हैज रुपीज वाई। तो ये दो बच्चों के पास पैसे है। पहला बच्चा कह रहा है ना कि 100 रुपीज दो, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहले बच्चे के पास x प्लस 100 हो जाएगा, लेकिन y, दूसरे बच्चे के पास जो y था अब क्या हो जाएगा उसके पास y माइनस 100, क्योंकि 100 तो उसके पास चले गए ना, तो अब उसके पास ये बचेगा। लेकिन ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे से डबल हो जाऊंगा, मतलब जो छोटा है जो कम है, कम वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के लिए क्या करना होगा, इक्वल करने के लिए जो छोटा है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 300, x माइनस 2y प्लस 300 इज इक्वल टू 0। और ऐसे ही एक बार और देखते हैं दूसरा बच्चा क्या कह रहा है। दूसरा बच्चा कह रहा है तुम छोड़ो ये सब रहने दो, मुझे ना तुम खाली 10 रुपया दो। मतलब y कह रहा है कि मुझे तुम 10 रुपये दो। तो ऑब्वियसली जब ये x जो 10 रुपये दे देगा y को, तो y के पास तो y प्लस 10 हो जाएगा, लेकिन x के पास x माइनस 10 रह जाएगा। तो कह रहा है कि मैं 6 टाइम हो जाऊंगा तेरे से, तो ये 6 टाइम हो जाएगा, तो हमें इक्वेट करने के लिए x माइनस 10 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फिर आप देखो ध्यान से इक्वेशन बनाओगे ना बच्चों, तो ये इक्वेशन आ जाएगी -70 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब सॉल्व करना कैसे सॉल्व करते हो तो आपको पता ही है, एलिमिनेशन मेथड से करो चाहे कि सब्स्टिट्यूशन से करो, कैसे भी कर सकते हो आप। तो अब ऐसा करो, फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, और सेकेंड इक्वेशन को 1 से कहो तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू 0। अब ये माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, मतलब साइन चेंज हो जाता है, ये तो आपको पता ही है। कैंसिल हो गया, -11y, ध्यान से देखना बेटा, ये हो जाएगा +0781 इक्वल टू 0। तो -11 कितना हो जाएगा, -11y कितना हो जाएगा, -1870। तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 11, 170 आ गया। मतलब y के पास
मतलब दूसरा बच्चा जो है उसके पास 170 रुपीज है। एंड फ्रॉम इक्वेशन वन में देखेंगे, पुट कर देंगे यही वैल्यू। देखो इक्वेशन वन है x माइनस 2y प्लस 300। तो x माइनस 2y, 2y का मतलब ये प्लस 300 इज इक्वल टू 0। ये देखो कितना आएगा, 340 माइनस 340 और प्लस 300, तो x की वैल्यू 40 हो जाएगी। सो ये सिचुएशन है, मतलब x के पास है ना, x की वैल्यू 140 आ गई, सॉरी x की वैल्यू 40 आ गई और y की वैल्यू 170 आ गई। तो हम कह सकते हैं कि दे हैव 40 एंड 170 रुपीज रेस्पेक्टिवली। पहले के पास 40 रुपीज है, दूसरे के पास 170 रुपीज है। आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करोगे, अब देखो पहला बच्चा कह रहा है ना कि तुम मुझे जो है ना 100 रुपीज दो, तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा, इसके पास पहले से ही 40 है, 100 दे देगा तो 140 हो जाएगा, लेकिन इसके पास तो 70 ही बच जाएगा जब 100 दे देगा। तो वन डबल 140 और 70 डबल हो गया ना, तो ये तो लिखा हुआ है डबल, ट्वाइस एज रिच एज यू। दूसरा कह रहा है तुम छोड़ो ये मुझे, तुम ना 10 रुपए दे दो, 10 रुपए देगा तो ये 10 रुपए दे देगा, तो इसके पास 30 बच जाएंगे और उसके पास 180 हो जाएगा, तो हुआ ना 6 टाइम हो जाएगा। यही कह रहा है कि 6 टाइम हो जाऊंगा मैं तेरे से। तो यही चीज यहाँ पर करना था। तो पहले बच्चे के पास ₹40 और दूसरे के पास 170 रुपीज होंगे, तो यही आंसर है। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। यस सर। यस सर। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये क्वेश्चन, इन्हीं में से कोई ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ जाए, तो इसलिए अच्छे तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करना। ये क्वेश्चन करो सभी बच्चे। डिस्टेंस पूछा गया है इसमें, है ना। लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स। सर 600 आ रहा है। ओके,
तो डिस्टेंस को x ले लेते हैं और इसमें जो है टाइम को ले लेते हैं t, नहीं टाइम को नहीं, स्पीड को ले लेते हैं y, स्पीड को y ले लेते हैं। तो टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड ये हो जाएगा आपका टाइम, ठीक है, ये टाइम हो जाएगा आपका x अपॉन में y। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। ठीक है, मतलब कह रहा है कि अगर 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर होता, मतलब x अपॉन में y प्लस 10 होता, तब उस केस में टाइम ये लगता। तो कह रहा है कि इस केस में 2 घंटे कम टाइम लेता, 2 घंटे कम टाइम लेता, तो 2 घंटा कम ले रहा है टाइम, तो 2 ऐड कर दो तो ये एक्चुअल टाइम के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा सबको, ये बात समझ में आई? यस सर। yes, हाँ, डिस्टेंस को x ले लेंगे, स्पीड को y ले लेंगे, तो टाइम तो हो जाएगा x बाय y। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि x सर्टेन डिस्टेंस है, सर्टेन डिस्टेंस का मतलब x, सर्टेन डिस्टेंस जो लिखा है ना उसको हमने x लिया हुआ है। तो अब x डिस्टेंस है, स्पीड को कह रहा है 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दो, तो भाई पहले से ही y था तो अब बढ़ा देंगे तो x y प्लस 10 हो जाएगा। तो अब नया जो टाइम लगेगा वो ये टाइम होगा, जो नया टाइम लगेगा वो ये होगा, है ना, ग्रीन कलर से जो मैंने कर दिया, ये नया टाइम है। लेकिन ये नया टाइम 2 आवर्स कम है तो ऐड कर दो तो एक्चुअल टाइम के बराबर हो जाएगा। तो एक्चुअल टाइम क्या है, x बाई वाई है, तो एक्चुअल टाइम x बाई वाई हो गया। तो इससे ना इक्वेशन बन गया एक। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होगा कि आप ना सर आ गया x आंसर 600। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा, मतलब x बाई वाई माइनस एक्स अपॉन में y प्लस 10 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और फिर आप एलसीएम लोगे तो y इंटू वाई प्लस 10 होगा, और फिर ये देखो x को कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों, देखो ये 2 से 5 पे भी ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो 5x की वैल्यू आ जाएगी y इंटू वाई प्लस 10। ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन क्या लिखा हुआ है कि एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था ये, अगेन ट्रेन को अगर स्लो कर देंगे, मतलब अब जो है y माइनस 10 आवर, y माइनस 10 किलोमीटर पर आवर कर देंगे, तो 3 घंटा ज़्यादा टाइम ले रहा था ये ना, 3 आवर्स शेड्यूल टाइम से ज़्यादा ले रहा था। मतलब इसमें अब क्या करना पड़ेगा, 3 आवर ज़्यादा ले रहा था तो माइनस करना पड़ेगा, है ना, ज़्यादा ले रहा है ना तो माइनस करेंगे। तो यहाँ से भी इक्वेशन आ जाएगी आपके पास बच्चों, वो आप देख सकते हो कि ये आ जाएगी ये। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे अगर आप, तो आप x कॉमन ले लो और फिर एलसीएम लोगे तो y इंटू वाई माइनस 10 हो जाएगा, और फिर ये आ जाएगा y माइनस 10 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 टाइम्स, माइनस नहीं बल्कि 3/10 या 10x कह सकते हैं, 10x इज इक्वल टू 3 टाइम्स y इंटू वाई माइनस 10। ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से अगर हम देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बेटा ध्यान से देखो, तो x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से है y इंटू वाई प्लस 10 अपॉन में 5, और सेकेंड इक्वेशन से देखें तो x की वैल्यू है 3y अपॉन में 10 इंटू वाई माइनस 10। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से भी x की वैल्यू निकाल लेंगे, सेकंड इक्वेशन से भी x की वैल्यू निकाल लेंगे, और दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। तो y से y को कैंसिल भी कर सकते हैं, y जीरो तो हो नहीं सकता है तो y को जीरो कैंसिल कर सकते हैं, है ना। y जीरो कैसे होगा, y जीरो कैसे हो सकता है, y तो स्पीड है, स्पीड जीरो थोड़ी हो सकती है, इसीलिए हम y को y से कैंसिल कर सकते हैं। और ये 5 के टेबल में भी जाएगा, 5 2 जा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 2y प्लस 20 इज इक्वल टू 3y माइनस 30, और फिर y की वैल्यू हो जाएगी बेटा 50। और जब y की वैल्यू 50 निकाल लेंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, कहाँ से, इसी इक्वेशन से। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है y इंटू वाई प्लस 10 बाई 5। ठीक है, तो ये हो जाएगी 50 इंटू 60/5, तो ये हो गया 600। ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस जो है ये कितना आ गया बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 600 किलोमीटर।
तुम लोगों ने शायद मेरे ख्याल से ये डिस्टेंस और स्पीड नहीं, डिस्टेंस और टाइम लेकर के किया होगा जहां तक मुझे लगता है, नहीं? नहीं सर, डिस्टेंस और स्पीड ही ली थी मैंने। ओके, डिस्टेंस और स्पीड लेके करेंगे, और डिस्टेंस टाइम लेके करेंगे तो भी आ जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने टाइम लिया था। हाँ, अलग अलग तरीके से लेकर कर सकते हैं। तो डिस्टेंस अगर x लेंगे, स्पीड y लेंगे, तो टाइम x बाय y हो जाएगा। ये ओरिजिनल टाइम है, एक्चुअल टाइम इतना लगना चाहिए था। अब इसी पे ना घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई स्पीड को बढ़ा देंगे, मतलब y प्लस 10 कर देंगे तो टाइम जो है कम लगेगा, कम लगेगा तो ऐड कर देंगे तो ओरिजिनल टाइम के इक्वल हो जाएगा। इससे इक्वेशन बना लेंगे, ये इक्वेशन आ गई। ऐसे ही बेटा दूसरे तरीके से फिर लिखा हुआ है कि स्पीड को कम कर दोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा तो टाइम माइनस कर दो जितना ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो एक्चुअल टाइम के इक्वल हो जाएगा। तो फिर से एक इक्वेशन बनेगी और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को, तो उससे एक्स की और वाई दोनों की वैल्यू आ जाएगी। पहले वाई की आएगी, फिर एक्स की निकाल लेंगे। तो एक्स की वैल्यू ही निकालनी थी हमें, क्योंकि इसमें हमें यही पूछा गया था कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन, तो वो 600 किलोमीटर्स है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, या कोई कंफ्यूजन है तो कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, तो आपको ये चीज़ पता होगा ना, जैसे देखो मान लो कि ऐसे हमने हर एक रो में कितने बच्चे बैठा दिए, 3 बच्चे बैठा दिए। एक सेकंड मान लो, सिचुएशन समझा रहा हूँ। और इसमें हर एक रो में 3-3 बच्चे बैठे हैं और 2 रो है टोटल, रो 1 और रो 2। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कैसे? हर एक रो में जितने बच्चे हैं और जितने नंबर ऑफ रो है, ये नंबर ऑफ रोज है और ये है नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईच रो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच रो, इन ईच रो। तो ये नंबर ऑफ बच्चे निकालने का तरीका ये होता है। ये तो सभी बच्चे जानते ही हैं, हर एक रो में कितने बच्चे हैं ये पता हो और कितने रोज हैं वो पता हो, तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। तो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू x, ठीक है। एंड नंबर ऑफ रोज जो है ये मान लेते हैं y। देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा रो में हो जाते हैं, मतलब पहले x हुआ करता था, हर एक रो में x बच्चे हुआ करते थे, अब x नहीं x+3 हो जाए अगर, तो एक रो कम हो जाएगा। तो रो तो इनिशियली ओरिजिनली y था, तो अब एक रो कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब y-1 हो जाएगा। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नया नया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच रो, और ये नया है नंबर ऑफ रोज, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज थोड़ी होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो चेंज होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक रो में आपने बच्चे बढ़ा दिए, उससे रो कम हो गया, तो बच्चे कहीं गए नहीं है, बच्चे सारे वही हैं, बस उसको क्या किया गया है, जैसे यहाँ पर पहले मान लो ये इस तरीके से था, तो क्या किया, इन दोनों बच्चों को उठा करके ना ये यहाँ डाल दिया है, तो नंबर ऑफ रो बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली नंबर ऑफ रो बढ़ जाएगा, 1 2 3 नंबर ऑफ रो हो गया, बच्चे तो उतने ही है अभी भी, ठीक है। एक रो घट गया तो नंबर ऑफ बच्चे हर एक रो में बढ़ जाएंगे, तो यही आएगा, मतलब इस तरीके से ही आएगा। फिर इसको सॉल्व कर लोगे तो एक्स वाई प्लस 3y प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एक अच्छा सा इक्वेशन आ गया, x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक और बात लिखी हुई है उसको भी पढ़ो। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, तो हर एक रो में पहले x बच्चे थे, अब हो जाएंगे x-3 बच्चे, तो 2 रो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, मतलब रो जो है ऑब्वियसली हर एक रो में आप बच्चों को कम कर दोगे तो नेचुरल सी बात है ना, रो बढ़ जाएंगे, तो y+2 हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये जो दोनों का मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं बदल रहा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स XY ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को इधर से उधर किया गया है ना, रो में चेंज किया गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। तो ये आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हो कि XY से XY कैंसिल हो जाएगा, और फिर 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट में से सेकंड, क्योंकि 3y यहाँ भी है 3y वहाँ भी है, लेकिन साइन दोनों का सेम है, इसीलिए माइनस करना पड़ेगा। तो जब माइनस करेंगे बच्चों तो x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आएगा। माइनस प्लस प्लस ये आ जाएगा माइनस एक्स, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9। अब x की वैल्यू 9 आ जाएगी तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, है ना, फ्रॉम वन इक्वेशन 1 x की जगह पे 9 माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3y इज इक्वल टू 12 आ जाएगी, फिर y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 4। हमें पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो XY था, कितना आ जाएगा 36। तो जिसने भी लिखा है आंसर सही लिखा है, 36 है, 46 लिख दिया है, 36 होगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से करना था क्वेश्चन को। समझ में आया सबको ये कि नहीं आया, बताओ। यस सर, आ भाई गया। कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो एनी सर। कंफ्यूज? वेरी गुड। हिमांशु, ज्योति, हिमानी, अनुराग, अक्षय, बताओ कोई कंफ्यूजन किसी को? अक्षय नो तुमने आंसर सर। गलत लिखा है। नो सर। ठीक है, तो दो इक्वेशंस आ गए बेटा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो समझना यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो अगर बढ़ा दोगे तो रोज कम हो जाएंगे, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में, क्योंकि बच्चों को तो इधर उधर ही करना है ना, बच्चे को हमें रो से इधर से रो बढ़ाने हैं या रो कम करने हैं, तो बच्चे कम नहीं होंगे, बच्चे फिक्स ही रहेंगे, XY ही रहेंगे। तो दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, एंगल C जो है 3 टाइम्स एंगल B है। थिंक, खुद से करो, फिर नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके अक्षित, 3 की जगह 4 लिख दिया था, वेरी गुड।
आगे से गलती मत करना ये। इसमें एंगल सी 3 टाइम्स एंगल बी के इक्वल दिया हुआ है और वो 2 टाइम्स एंगल ए प्लस बी के इक्वल है। तो थोड़ा सा इसमें हम ये समझ सकते हैं, आप देखो ध्यान से। तो आपको एक चीज ये भी पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 होता है, क्योंकि ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो ऑब्वियसली तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। अब बात करते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी है और वो 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी है। तो इन तीनों सबको ना ऐसा करते हैं कि हम क्यों ना एंगल ए, देखो ध्यान से देखना, एंगल ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, एंगल सी बाई 2। क्या कहते हो, एग्री करते हो सभी बच्चे? एंगल ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, एंगल सी बाई 2। ठीक है, कह सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि एंगल सी 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी है, तो एंगल ए प्लस बी को लिख सकते हैं एंगल सी बाई 2, एंगल ए प्लस एंगल बी को लिख सकते हैं एंगल सी बाई 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसको, एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह पे सी बाई 2 रख देते हैं। ये जो एंगल ए प्लस एंगल बी है ना बेटा, ये देखो, इसकी जगह पे एंगल सी बाई 2 रख दो, तो ये हो जाएगा एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप जानते हो कि सी और सी बाई 2 को ऐड करते हैं तो 3c/2 होता है, तो ये 180 हो जाएगा। और आप जानते हो 3 के टेबल में जाता है ये 60 पे, तो एंगल सी कितना आ जाएगा बच्चों, 120। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से एंगल सी आ गया। अब एंगल सी आ गया तो सब आ जाएगा, एंगल सी आ गया तो एंगल बी कितना है, एंगल सी बाई 3 है, देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री बाई 3, तो 40 डिग्री, एंगल सी आ गया 40 डिग्री। और जब एंगल सी पता है, एंगल बी पता है, तो एंगल ए कितना हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, यस 20 डिग्री। आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। वेरी गुड। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करो तो सभी बच्चे, रफली आप लोग, ग्राफ पेपर आपके पास अभी नहीं होगा तो आप लोग रफली ड्रॉ कर सकते हो। रफली ड्रॉ कैसे करते हैं याद करो। जैसे आपको मान लो ये लाइन ड्रॉ करनी है, मैं एक बार याद दिला देता हूँ, 9th क्लास में जो पढ़ा होगा आपने। तो रफली ड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि एक तो सबसे पहले आपके पास टेबल होनी चाहिए, एक्स और वाई वाली टेबल। हम पहले एक बार एक्स को 0 ले लेते हैं, तो एक्स को जब 0 लेंगे तो वाई की वैल्यू -5 हो जाएगी, और फिर वाई को 0 ले लेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब रफली ड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि अंदाजे से 1 2 3 4 ऐसे प्लॉट कर दो पॉइंट, 1 2 3 4 5
ये सब किया होगा आप लोगों ने 9th क्लास में, 3 4 5, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो 0, -5 एक पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5, कहाँ होगा बेटा? ये होगा y एक्सिस पे। ये देखो 0, -5 ये पॉइंट रहा। और 1, 0 कहाँ होगा पता ही है आपको, ये 1, 0 ये है। और फिर इन दोनों को मिलाते हुए रफली लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन है ना, यही लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बेटा, इस तरीके से। ऐसे ही 3x - y = 3 है, इसके लिए भी एक टेबल बना लो x और y का। एक बार x को 0 कर दो तो y की वैल्यू -3 हो जाएगी, y को 0 करो तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 0, 3 हो जाएगा। तो 0, 3 कहाँ होगा बच्चों? ये रहा 0, -3, आई एम सॉरी, 0, -3, 3 नहीं, 0, -3। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये लाइन जाएगी, ये रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये बन गया फिगर। तो ये रफली बनाया हुआ है मैंने इस तरीके से। अच्छे से बनाएंगे तो फिर आपको और भी अच्छा दिखेगा उसमें। तो इसमें पूछा गया आपसे कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस। दिस मतलब ये दोनों लाइंस से। ये पहला वाला लाइन जो है बेटा, ये आप देख सकते हो। ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5x - y = 5 को। और ये दूसरी लाइन जो है ये 3x - y = 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो ट्राइंगल बन रहा है बेटा, वो आप देख पाओ तो छोटा सा जो फिगर दिख रहा होगा ना आप लोगों को, यही है वो फिगर। यही है वो ट्राइंगल। उतने अच्छे से तो नहीं दिख पा रहा है हालांकि, चलो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा इसको जूम कर दूं, है ना, तो आप देख पाओ अगर, तो यही है वो ट्राइंगल, छोटा सा ट्राइंगल जो आपको, हाँ ठीक है, वेरी गुड। ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, तो ये ट्राइंगल है। वाई एक्सिस से ना, वाई एक्सिस से बनाना था ट्राइंगल। अगर एक्स एक्सिस से कहता तो एक्स एक्सिस से ट्राइंगल तो बन ही नहीं रहा था, वाई एक्सिस से ही बन रहा है। तो ये ट्राइंगल बन रहा है, आप देख सकते हो ये ट्राइंगल। बल्कि इसका नाम भी लिख देते हैं हम लोग, ए बी सी नाम दे देते हैं, ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी के वर्टाइसेस क्या है? वर्टाइसेस क्या है ये आप खुद ही देख सकते हो बेटा। वर्टाइसेस क्या क्या है बच्चों? एक तो 1, 0 वर्टेक्स है, देख सकते हो ए वर्टेक्स। बी वर्टेक्स क्या है बेटा? 0, -3 यस। और सी वर्टेक्स क्या है? 0, -5। वेरी गुड। तो यही करना था इसमें। लेकिन जब आप ग्राफ पेपर के ऊपर बनाओगे तो अच्छा दिखेगा वो, और वो एक्यूरेट भी होगा, तो उसमें आपको विजुअलाइज करने में अच्छा लगेगा। तो ग्राफ पेपर के ऊपर क्वेश्चन करना, ऐसा क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया है तो ग्राफ पेपर के ऊपर क्वेश्चन बना लेना एक बार। और एरिया ऑफ ट्राइंगल की इसी क्वेश्चन में मान लो आपसे कहा जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करो, तो क्या होता? ऐसे पूछा नहीं गया है लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब बताओ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा बेटा? इसी ट्राइंगल का एबीसी का एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस कितना है? बीसी बेस है। बेस कितना है? बीसी। और बीसी की लेंथ कितनी होगी बेटा बताओ? बीसी की लेंथ कितनी होगी? 2। बीसी की लेंथ कितनी है? 2। आया समझ सर में? 2 है सर। हम्म। यस सर। बीसी की लेंथ है 2, यस, 2 यूनिट होगी, है ना। -3 फिर -4 और फिर -5, ओके। और हाइट कितनी है बेटा? एओ है हाइट, एओ, यही तो है हाइट। जब ट्राइंगल ऐसा बनता है ना तो हाइट उस केस में ऐसी है, तो ऐसी हाइट होती है, ये होती है हाइट। तो इस फिगर में देखोगे ना तो हाइट जो है ट्राइंगल की वो एओ है। देख पा रहे हो एओ कहाँ पर है? ये एओ यस सर। 1 है। तो इसका एरिया जो हो जाएगा वो 1 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। हालांकि एरिया नहीं पूछा गया है इसमें, लेकिन आपसे मैंने ऐसे ही दे दिया करने के लिए। तो एरिया जो है वो 1 यूनिट स्क्वायर है। तो वर्टाइसेस पूछा गया था, वर्टाइसेस है 1, 0 0, -3 0, -5। तो यही करना था इस क्वेश्चन में आपको। इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे अब। तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, 7th का फर्स्ट क्वेश्चन है। और 7th का फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे आप? एलिमिनेशन से करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे? एलिमिनेशन से हो जाएगा। एलिमिनेशन से मतलब फर्स्ट इक्वेशन ये है
और ये सेकेंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दें क्यू से और उसमें से सेकेंड को पी से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, यही ना। तो क्या हो हाँ। जाएगा पी क्यू एस, यस वेरी गुड, क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। और ऐसे ही दूसरे वाले को करेंगे तो पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो देखो क्या हो जाएगा इसमें, ये तो कैंसिल हो गया, अब वाई आ जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा इसमें कि पी क्यू होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्यू स्क्वायर मैंने गलत लिख दिया है, पी क्यू हो जाएगा यहाँ पर। तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस कॉमन लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भी आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू जो है वो -1 के इक्वल आ गई, और वाई की इक्वल -1 के इक्वल आ गई, तो वाई की जगह पे -1 पुट कर दो तो एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 पी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई की जगह पे -1 रख देंगे तो p माइनस क्यू हो जाएगा, और पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, और q से q भी कैंसिल होगा, तो और पी एक्स पी के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, ऐसे इसको भी कर लेना, मेरे ख्याल से आगे जो लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं वो आप लोग खुद से ही कर सकते हो। एक जो डिफरेंट टाइप का है वो हम देख लेते हैं। ये कैसे करते हैं इसको पता है या ऐसा क्वेश्चन, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना चैलेंजिंग हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना इसको चैलेंजिंग हो जाएगा। कैसे करते हैं पता है इसको? कॉमन निकालना पड़ेगा सर। कॉमन है इसमें कुछ? सर एक मिनट देख। 2 है सर। 2 है, लेकिन इसमें एक खास बात देखो, एक तुम खास बात देखो, इसमें ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पर देखो 370 यहाँ भी है, 370 यहाँ भी है, और 152 यहाँ भी है, 152 यहाँ भी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना तो उसके लिए एक स्पेशल तरीका होता है। 152 देख पा रहे होगे, y का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट सेम है, और पहले वाले में y का और दूसरे वाले में x का कोएफिशिएंट सेम है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, शॉर्टकट तरीका ये होता है कि पहले ना आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और 2 है, पहले ऐड कर दो। कॉमन लेने से बात नहीं बनेगी, कॉमन ले भी लोगे ना तब भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, लेकिन स्टिल क्वेश्चन जो है टफ ही रहेगा। वैसे मुझे लगता है कि 2 ही कॉमन है, 4 तो कॉमन है भी नहीं, तो 2 कॉमन लेके क्या ही हो जाएगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो तरीका ये होता है, पहले तो एक इक्वेशन निकालो इन दोनों को ऐड करके, तो जब ऐड करोगे ना देखो क्या हो जाएगा, 152 को और 378 को जब ऐड करेंगे, मतलब माइनस साइन के साथ, मतलब 152 माइनस 378 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2, ये 2 माइनस 226x हो जाएगा, और ऐसे ही माइनस 226y हो जाएगा ऐड करने पे, और इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा, तो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 678 माइनस साइंस के साथ। और खास बात ये होती है इसमें कि माइनस 226 अब कॉमन आ गया, और कॉमन ही नहीं आएगा, अब देखो ना ये होगा क्या, ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और ये पक्की बात है ये 3 पे जाता है, करके देख लो, तो x प्लस वाई 3 हो जाएगा। ये तुम्हारे पास एक ब्रांड न्यू इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करके ये तुम्हारे पास एक बिल्कुल नई इक्वेशन आ गई है, जो कि देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है और क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। देखा आपने, ये 226 3 जा 678 ही होता है, तो करके देख लेना आप लोग, तो ये इक्वेशन नई निकल के आ गई है, ये हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करके निकाला है। सिमिलरली इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करो, तब देखो क्या होता है। जब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास एक नई चीज निकल के आएगी, वो ये कि 530x माइनस 530y इज इक्वल टू माइनस 530, सॉरी प्लस 530, मतलब -74 में से -604 माइनस करेंगे तो 604 प्लस हो जाएगा और 74 माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस करेंगे देखो कितना आ रहा है, 530 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, फिर से तुम देख सकते हो 530 कॉमन है, तो 530 कॉमन लेके उड़ा देंगे इसको, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन आ गई, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू इक्वेशन है, और
अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू बहुत ही इजीली निकाली जा सकती है, नहीं? क्या कहते हो? नाउ यस सर। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर देंगे बेटा, तो 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। और फ्रॉम इक्वेशन 3 की हेल्प से अगर हम देखें तो y की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। ये तब अप्लाई करते हैं जब आपके पास इस तरह का सिचुएशन हो, ये x वाला कोएफिशिएंट यहाँ पर और यहाँ पर y वाला कोएफिशिएंट, पहले इक्वेशन का x दूसरे इक्वेशन का y कोएफिशिएंट सेम हो, और पहले इक्वेशन का y कोएफिशिएंट और दूसरे इक्वेशन का ये दोनों सेम हो, ठीक है? तब ये अप्लाई करते हैं कि एक बार ऐड करके एक नया इक्वेशन बना लेंगे, जो भी इक्वेशन निकल के आए, x प्लस वाई 3 आ गया यहाँ पर, कभी कुछ और आएगा, वैसे ही एक बार सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन निकालेंगे तो एक अच्छा सा इक्वेशन, एक सिंपल सा इक्वेशन आ जाएगा। और फिर जो नए नए इक्वेशंस आएंगे ना, जो नए इक्वेशंस आएंगे उन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऑब्वियसली इसका ही आंसर होगा, ये जो आंसर है इसका ही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अपनी मर्जी से हमने थोड़ी कुछ किया, हमने तो खाली ऐड करके एक नया इक्वेशन निकाला है, सब्ट्रैक्ट करके एक नया इक्वेशन निकाला है, इन दोनों को ही यूज करते हुए। तो आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर 1 और 2 सॉरी 2 और 1 इन दोनों इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करेगा। केवल इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा, बल्कि ओरिजिनल इक्वेशंस जो 1 और 2 थे उनको भी सेटिस्फाई करेगा। इसमें कई सारे क्वेश्चन और भी हैं जो हम लोगों ने अभी नहीं किए हैं, तो आप लोग उसको ट्राई कर लेना, है ना? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के क्वेश्चन है। ये देखो एक क्वेश्चन और, सभी बच्चे ट्राई करेंगे पेन पेपर से, पेन पेपर यूज करते हुए। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ भी सकते हो आप। सर आ गया आंसर। क्या आया बच्चे? एंगल ए 120 डिग्री आ रहा है, एंगल बी 70, एंगल सी 60 डिग्री और एंगल डी 110। मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ी है, एक बार फिर से बोलना। एंगल ए कितना आया? 120 डिग्री। और एंगल सी कितना आया? 70 डिग्री। गलत है। सॉरी 60 डिग्री, 60 डिग्री सॉरी। एंगल सी 60 डिग्री है, एंगल बी 70 डिग्री है। ओके हाँ, अब ठीक लग रहा है। देखो इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है बेटा, अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो अपोजिट एंगल्स क्या है आप देख ही पा रहे होगे, देख रहे हो ना क्या है अपोजिट एंगल्स? अपोजिट एंगल्स हैं 3y माइनस 5 प्लस सॉरी माइनस 7x प्लस 5, ये एंगल, ठीक है? और इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो भाई ये 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, तो माइनस 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 आ गया। ये पहला इक्वेशन है। ऐसे ही एंगल ए प्लस एंगल सी जो है ये भी कितना हो जाएगा, 180 होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम आपको पता ही है। ये कितना हो जाएगा भाई, 160। 4 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं इसमें से, नहीं अच्छा रहेगा। -4 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू 160, और ये 4 के टेबल में जाएगा कितने पे, 40 पे। तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कैसे करेंगे आपको पता है, कैसे सॉल्व करते हैं, कर लो।
फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन तो जैसा का तैसा ही है, जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे इसको, और सेकंड इक्वेशन को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आप देख पा रहे होगे, और जब माइनस करोगे बच्चों तो माइनस का प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, यही तो करना था। -4x आ गया इक्वल टू, कुछ गड़बड़ी हो रही है, अच्छा हाँ ठीक है चलो, -60 आ जाएगा, सॉरी 60 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -15 डिग्री। x की वैल्यू -15 आ जाएगी तो y की वैल्यू हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन टू y की वैल्यू तो बेटा क्या आ जाएगी 40 + x, 40 + x का मतलब 25, तो y की वैल्यू 25 आ जाएगी। x की वैल्यू -15 एंड y की वैल्यू 25, ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। तो अगर ये रिलेशन आपके पास आ गया है तो आपको एंगल निकालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे, यही वैल्यू को आप इसमें रख दो, जैसे एंगल ए निकालना है तो एंगल ए क्या है 4y + 20, मतलब 25 4 जा 100, 100 + 20 हो जाएगा। एंगल बी की बात करते हैं तो वो -7x + 5 है, मतलब -15 इंटू -7 मतलब 105 + 120, ये क्या आ गया। एंगल सी कितना आ गया 60, और एंगल बी कितना, ये गलत निकाल दिया मैंने, एंगल डी है ये, एंगल डी निकला था ये। एंगल बी कितना हो जाएगा 3y - 5, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है मेरे ख्याल से। एंगल बी 70 आ रहा है ना, तो एंगल डी जो आना चाहिए 105 + 110 होगा, आई एम सॉरी, ये 120 मैंने गलती से लिख दिया था, 110 डिग्री होगा ये। हाँ, ये आंसर आ गया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोगों ने किया हुआ है? यस सर। किसी बच्चे ने नहीं किया हुआ बताओ, कोई है बच्चा ऐसा जिसने नहीं किया हुआ है? एनीवन? नो सर। सबने किया हुआ है? यस सर। यस सर। उसके बाद कौन सा चैप्टर है, एपी? एपी किया हुआ है तुम लोगों ने? यस सर। यस सर। कोई बच्चा ऐसा नो सर, हाँ, सर एपी नहीं किया। एपी नहीं किया है? नो सर। उसके बाद कौन सा चैप्टर, सिमिलर ट्रायंगल किया है? यस सर, यस मैंने करा है। सर, मैंने नो भी कर सर। लिया। ओके, तो एपी नहीं किया, यस ने एपी नहीं किया हुआ है, और किसी ने एपी नहीं किया हुआ है? सर मेरा मैथ कंप्लीट हो गया। मैथ्स कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा? यस सर, मेरा भी कंप्लीट हो चुका है सर, मैं सिर्फ अभी रिवीजन कर रहा हूँ सर। सर मेरा भी सर्कल्स बचा है केवल। ओके, अरे ये लॉकडाउन में भी इतना फास्ट करवा दिया स्कूल वालों ने? नहीं सर, स्कूल में नहीं सर, खुद से करा है सर। यस सर, खुद से किया। सर स्कूल में तो भी चैप्टर 8 पर है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने खुद से किया हुआ है, अनुराग ने और अक्षित ने खुद से किया हुआ है, और किसने किया हुआ है? अनुराग, अक्षित सर और मैंने हिमांशु यादव सर। हिमांशु ने कर लिया है पूरा कंप्लीट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर घर पे भी एक ट्यूशन लगा रखा है। अच्छा, घर पे भी ट्यूशन है? अभी अभी आते हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए? यस सर। अच्छा, लॉकडाउन में भी? ओके, नहीं सर, मैं गांव में रहता हूँ ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मैं ये कह रहा था कि तुम लोगों ने, जैसे देखो तुम लोगों ने अगर किया हुआ है ना तो थोड़ा सा मैं फास्ट कराऊंगा, जल्दी जल्दी करा दूंगा तो कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा 9 दिसंबर तक, है ना? क्योंकि यस जो सर। चीजें कर यस रखी सर। है ना, जो चीजें कर रखी है ना उसको जबरदस्ती फिर से बिना वजह के रिपीट करते हो उससे कोई फायदा नहीं है। और तुम लोग सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तुम लोग डाउट नहीं पूछते हो, तुम लोग ना खुद से करा करो क्वेश्चंस को, और जो भी डाउट्स होते हैं ना डाउट्स पूछा करो, ठीक है?
और डीपीपी सॉल्व करो, डीपीपी भी है ना, डीपीपी तुम लोगों को वो ऐप पे अवेलेबल है, कैल्विन काइट पे अवेलेबल है ऐप पे, तो वहां से तुम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करो और जो डाउट्स होते हैं वो डाउट्स भी पूछा करो, तभी प्रोडक्टिव हो पाएगा। नहीं तो ये एक एक क्वेश्चंस करते रहेंगे ना तो बहुत ही टाइम लग जाएगा इसमें। यस सर। हाँ थोड़ा फास्ट करेंगे तो चलो, इसलिए मैंने पूछा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सबने कर लिया है, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जल्दी जल्दी करा दूंगा फिर, ठीक है। लेकिन हाँ, जब मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा तुम्हें समझ में नहीं आए, कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछना जरूर, क्योंकि फिर मुझे लगेगा कि बाकी बच्चे ने करा हुआ है, स्कूल में भी या ट्यूशन पढ़ा हुआ है, कहीं पर भी कुछ भी कर रखा है, तो फिर मैं थोड़ा सा मतलब फास्ट ही चलूंगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो समझने में, तो बिल्कुल रोक देना मुझे कि ये नहीं समझ में आया, जहां भी डाउट हो पूछ लेना ये चीज, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो यस सर। हाँ, और बहुत ही स्लो करेंगे तो फिर सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसीलिए जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। सर आज मैट होगा? हाँ मैट करेंगे, अभी थोड़ी देर में मैट भी करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, एमसीक्यू भी आता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, तो आप देख सकते हो यहाँ से ग्राफिकली कह रहा है कि पेयर, ये जो लाइंस हैं ये कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे या फिर पैरेलल होंगे, कोइंसिडेंट कैसे होंगे, तो वो तो पता करते हैं हम A1/A2 B1/B2 से, है ना, इससे यस पता सर। चलता है ये रेशियो क्या है। तो A1/A2 देखें तो 3 है, 6/2 है A1/A2, B1/B2 कितना है -3/-1, और C1/C2 कितना है 10/9। तो ये तो दोनों बराबर हैं बट इसके इक्वल नहीं है, देख ही पा रहे होगे आप, 6/2 3 होता है, ये भी 3 है, तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बेटा, ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, है ना। कहाँ गया, ये रहा पैरेलल लाइंस। जब भी ऐसा होता है A1/A2 B1/B2 के इक्वल हो और C1/C2 के इक्वल नहीं हो, तो ऑब्वियसली पैरेलल लाइंस होंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 2y + 5 = 0 एंड -3x - 6y + 1 = 0, यूनिक सॉल्यूशन क्या है चेक करना है हमें। तो 1/-3 हो गया A1/A2, और B1/B2 की बात करें तो वो 2/-6 हो जाएगा, और C1/C2 की बात करें तो 5/1 हो जाएगा। सो आप देख सकते हो इस तरीके से बेटा कि ये दोनों तो इक्वल है ना, और ये इसके इक्वल नहीं है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, ये भी -1/3 है और ये भी -1/3 है, बट 5/1 -1/3 नहीं होता है, सर नो तो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। तो ऐसे ही क्वेश्चंस एमसीक्यू में भी ऐसे ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम लोग इसको रहने देते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद से इसमें ट्राई कर लेना। एक क्वेश्चन हम लोग इसमें देख लेते हैं जो थोड़ा मुझे लग रहा है कि करने लायक है भी, ठीक है, तो वो देख लेते हैं एक बार, एक मिनट रुक जाओ, ये लो। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, वैसे थोड़ा सा ही, ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है ये, देखते ही आप आंसर बता सकते हो इसका। करो तो इसको, स्क्रीन आ रही है। यस सर। यस सर। ओके, पैरेलल लाइंस है। 15/4। ओके वेरी गुड, बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे भी आंसर बताओ। लाइंस पैरेलल है, पैरेलल का मतलब होता है A1/A2 B1/B2 के इक्वल होगा, एंड ये C1/C2 के भी इक्वल होगा, सॉरी नॉट इक्वल टू होगा। नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ये मैंने गलत लिख दिया, नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो अब इसको दोनों को इक्वेट क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, तो 5 3 जा 15 और 4k के इक्वल हो जाएगा, तो 4k = 5 3 जा 15, 15/4 आ जाएगा, यही आंसर है। वेरी गुड, आसान था बेटा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन, इसका आंसर निकालो। 3। नो सर, नो वैल्यू। नो वैल्यू, यस सर। ओके।
अभी चेक करते हैं, एक मिनट। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होने चाहिए, तो उसके लिए ये होता है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल होना चाहिए, और यही c1/c2 के इक्वल होना चाहिए। तो इससे तो कैंसिल हो गया, तो ये दोनों को कितना आ जाएगा भाई, c की वैल्यू आ जाएगी 3, नहीं सर वो इक्वल टू 2/3 कैसे, 2/3 कैसे है सर? 1/2 इक्वल टू 2/3 कैसे होगा? हम्म, हाँ वही तो देख रहे हैं, c की वैल्यू 3 आई ना, लेकिन रुको तो, हाँ अभी अभी को मैंने आंसर नहीं बताया, अभी रुक जाओ। c की वैल्यू 3 हो गई। अब ये इक्वल होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि बेसिकली बात यहाँ पर ये है कि c/6 जो है ना, वो 1/2 के भी इक्वल होना चाहिए, और c/6 जो है वो 2/3 के भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से c की वैल्यू 3 होगी, और यहाँ से c की वैल्यू देखें तो 4 हो जाएगी। तो c की वैल्यू 3 और 4 दो वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे नो वैल्यू पॉसिबल, कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, एक वैल्यू आना चाहिए ना c का। c 3 के भी इक्वल है और c 4 के भी इक्वल है, तो ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब 3 4 के इक्वल है, तो 3 4 थोड़ी बराबर होते हैं आपस में, कोई वैल्यू नहीं आएगी, है ना। तो c/6 जो है वो 1/2 के भी इक्वल होना चाहिए, तो उससे हम निकालेंगे ये कि c की वैल्यू 3 होनी चाहिए। वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, c की वैल्यू 3 है। लेकिन c/6 जो है वो 2/3 के भी इक्वल होना चाहिए, तो c/6 जब 2/3 के इक्वल होगा तो उस केस में c की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो दो अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल नहीं होते हैं c के, तो इसलिए हम कहेंगे कि c की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है ताकि ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इसके हो सके, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एग्री सभी बच्चे? आंसर आएगा डी। यस सर। हम्म, ये क्वेश्चन देखते हैं। सर 25 and 25। ओके, सर ये वाला तो शायद एग्जाम में भी आया था सर, संडे को एनटीएससी वाला। ओके। ₹1 कॉइन को ले लेते हैं x, और ₹2 वाले कॉइन को ले लेते हैं y, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, x + 2y, ठीक है। और इसमें यस लिखा सर। हुआ है, हाँ इसमें लिखा हुआ है कि वैल्यू रुपीस की अमाउंट जो है ना 75 है, और साथ ही साथ जो सिक्के हैं उनके नंबर्स, मतलब x + y की जो वैल्यू है वो 50 है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये समझ में आया बेटा कि ₹1 के सिक्के को x ले लेंगे, तो ₹1 वाला सिक्का मान लो तुम्हारे पास 5 है, तो तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, कितने रुपए हैं तुम्हारे पास, तो 1 × 5 हो गया। आपके तुम्हारे पास मान लो कि ₹2 वाले 6 सिक्के हैं, तो अमाउंट कितना है तुम्हारे पास, 6 × 2, है ना। तो यही चीज यही किया हुआ है, अमाउंट निकालने के लिए x × 1 + 2 × y कर देंगे, या y × 2 कर देंगे, तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ कॉइन्स तो x + y ही होगा, वो 50 दे रखा है, तो देखो। तो सॉल्व कर लो बेटा दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके, तो y की वैल्यू 25 आ जाएगी और x की वैल्यू 25 आ जाएगी, 25 25। यही आंसर है। आया समझ में सबको? यस सर। वेरी गुड। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, वो है ये कर लेते हैं, उसके बाद मैथ करेंगे।
ओके देखो, रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो तुम्हें एक टिकट है, ये टिकट है सपोज, तो इस पे दो चार्जेस हैं। एक तो भाई एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, जैसे अहमदाबाद से जाओगे बॉम्बे के लिए, स्टेशन ए से बी के लिए जाना है तुम्हें, तो एक तो तुम्हें किराया देना पड़ेगा जो कि एक्स होगा, और एक रिजर्वेशन चार्ज मान लेते हैं जो वाई है, तो ये पे करना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन ये चीज़ कहाँ एप्लीकेबल है कि जब एक छोटा बच्चा जाएगा ना, मतलब हाफ टिकट छोटे बच्चे का हाफ टिकट लगता है, तो उसमें क्या होगा, रिजर्वेशन चार्ज तो सेम देना पड़ेगा, मतलब सॉरी वाई ही देना पड़ेगा। रिजर्वेशन चार्ज वाई है अगर, तो वाई ही देना पड़ेगा। लेकिन जो किराया है जो रिजर्वेशन चार्ज के अलावा जो किराया होता है, वो किराया x/2 देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर लेट फेयर इज इक्वल टू x एंड रिजर्वेशन चार्ज इज इक्वल टू y। रिजर्वेशन चार्ज इज इक्वल टू y, मतलब टिकट के ऊपर दो चार्जेस हैं, एक तो भाई जो नॉर्मल किराया होता है वो है, और एक रिजर्वेशन चार्ज अलग से है कि मैंने तुम्हें एडवांस में टिकट बुक करके रखा हुआ है तुम्हारा, तो उसके लिए चार्ज लगेगा, वो y रुपीज़ है। होता क्या है कि हाफ टिकट के लिए जो किराया है वो हाफ लगेगा, बट रिजर्वेशन चार्ज दोनों पे, हाफ टिकट पे फुल टिकट पे सेम लगेगा। ये बात है यहाँ पर, तो ये बात समझना जरूरी है बेटा। तो रिजर्वेशन चार्ज हमने वाई ले लिया। अब मान लो कि कोई फुल टिकट लेगा, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम स्टेशन ए टू बी इज 2530। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई, एक टिकट के लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा, x प्लस वाई पे करना पड़ेगा। ये है किराया, x रुपीज़ किराया है, और ये y जो है रिजर्वेशन चार्ज है, दोनों मिला के 2530 पे करना पड़ेगा। तो ये पहला इक्वेशन आ गया। अगेन दूसरे सिचुएशन में कह रहा है कि 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, मतलब x प्लस वाई, ठीक है, इतना पे करना पड़ेगा एक रिजर्व फर्स्ट क्लास के लिए, एंड 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट, ठीक है। तो भाई हाफ टिकट के लिए कितना पे करना पड़ेगा, x/2 प्लस वाई। तो एक फुल टिकट और एक हाफ टिकट, लेकिन रिजर्वेशन के साथ, ये जो है मिला करके 3810 पे करना पड़ रहा है। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। लेकिन सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा आप चाहो तो अच्छे तरीके से लिख सकते हो। कैसे, x को x/2 में ऐड कर दोगे तो 3x/2 हो जाएगा, और y से y ऐड कर दोगे तो 2y हो जाएगा, 3810। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो अब बेटा क्या करना है इसमें, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 5060, और 3x/2 प्लस 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 3810। अब माइनस जब करोगे आप तो देखो क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया, और जब 2x में से 3x/2 माइनस करते हैं बेटा तो x/2 आता है, और ये देखो कितना आ जाएगा 052 150। x की वैल्यू 25 हाँ 2500। यस 2500, वेरी गुड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x की वैल्यू आ जाएगी। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 में अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 के हेल्प से y की वैल्यू सीधा सीधा यहाँ से 30 रुपीज़ आ जाएगी। मतलब रिजर्वेशन का चार्ज जो है वो 30 रुपीज़ है, और जो फेयर है वो फेयर इज इक्वल टू 2500 रुपीज़, एंड रिजर्वेशन चार्ज इज इक्वल टू, देख ही रहे हो आप कितना है, रिजर्वेशन चार्ज इज इक्वल टू ₹30। बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। ओके तो आज हम लोग मेंटल एबिलिटी करेंगे। मेंटल एबिलिटी में हम लोग करेंगे आज नॉन वर्बल सीरीज। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना है इसमें मैथ्स में। अगली क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, नॉन वर्बल सीरीज स्टार्ट करेंगे बेटा आज हम लोग। और इसमें भी देखो कि आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें कि क्या होती हैं, कैसे कर। हाँ सर इसकी पीडीएफ में अब है अवेलेबल। सर जब मैं स्टार्टिंग में आया था तब मेरे को 15 डेज का जो ट्रायल पीरियड था मेरा, उसमें सर एक सेक्शन में मिल जाती थी, लेकिन अब वो सर सेक्शन लॉक हो गया है, और जहाँ पे मैं पीडीएफ और मुझे चैप्टर्स मिलते वहाँ पे मैट का नहीं मिला सर। अच्छा, मैं तो ये ना ये मुझे इसका आइडिया नहीं है। तुम ना एकेडमिक डिपार्टमेंट का नंबर होगा ना तुम्हारे पास, एकेडमिक यस सर। डिपार्टमेंट, हाँ उनसे फ़ोन करके पूछ लेना, वो तुम्हें बता देंगे कहाँ पर मिलेगा। ओके सर। हाँ उनसे पूछ लेना, वो तुम्हें गाइड कर देंगे कहाँ पर मिलेगा पेपर पीडीएफ। देखो अब देखो ये हो क्या रहा है कि ये प्रॉब्लम फिगर है और एक आंसर फिगर है, ठीक है। तो इसमें से ना कोई एक आंसर है, मतलब
ये एक पैटर्न चल रहा है ABCDE। आ रही। ओके, अब आ गई सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक फिगर जो आया हुआ है ना, फिगर जो चल रहा है वो, ठीक है, उसमें देखो तो कौन सा फिगर, नेक्स्ट फिगर कौन सा आएगा वो आपको पता करना है। जैसे देखो ये एरो मूव कर रहा है, एरो घूम रहा है ना, एरो आप देख सकते हो कि फिगर में घूम रहा है, तो उसके बाद वाला फिगर कौन सा आएगा वो आपको समझना सर है। 2। सर 2 आएगा। पक्की बात? यस यस सर। सर। यस सर। वेरी गुड, यही आंसर है इसका, आंसर फिगर यही है, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस ये जो नॉन वर्बल जो सेक्शन होता है उसमें आपको यही करना होता है कि फिगर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस तरीके से ही करना होता है। दूसरा क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। ये देखो, इसमें बताओ क्या आएगा। एक पैटर्न के हिसाब से ना ये फिगर जो है बन रहे हैं। जैसे एक ट्राइंगल आया, फिर ट्राइंगल के बाद एक स्क्वायर आ गया, फिर ट्राइंगल स्क्वायर सर्कल आ गया, ट्राइंगल स्क्वायर सर्कल के बाद एक और लाइन आ गई, फिर प्लस का साइन आ गया। तो अब क्या आएगा? सर 5। यस सर 5। 5 आना चाहिए, बिल्कुल यही लग यस रहा है, सर। 5 ही आना चाहिए बिल्कुल। हाँ, है ना, सब कुछ ये चीज तो कंटिन्यू होनी चाहिए जो इसमें हो रहा है, देख पा रहे होगे आप। ठीक है, और इसके साथ साथ एक नई चीज आ जानी चाहिए, नई चीज जैसे मल्टीप्लाई आ गया यहाँ पर तो हो गया काम तमाम, फिफ्थ आंसर है इसका। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना था आपको। और भी एक देख लेते हैं क्वेश्चन। ये देखो, एक मिनट, कॉपी कर रहा हूँ। ये देखो, इसमें बताओ क्या होगा, थोड़ा सा ये ट्रिकी है। सर सेकंड। सर 3। देखो इसमें जो ये बाहर वाला बॉक्स है ना, ये जो बाहर में जो दिख रहा है तुम्हें, बाहर वाला पोर्शन, ये भी घूम रहा है। ठीक है, ये भी घूम रहा है, और साथ ही साथ जो अंदर फिगर है वो भी घूम रहा है। माइक बंद कर लो बेटा। ठीक है, ये दोनों चीजें घूम रही हैं। एक अंदर में जो फिगर है 6 जैसा दिखने में लग रहा है वो भी घूम रहा है, और ये भी घूम रहा है। और कैसे घूम रहा है वो ध्यान से देखो, कि पहले तो ये इस तरीके से, इससे ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे हो गया, कितने एंगल से घूमा हुआ है देखो तो जरा ध्यान से। पहले ये जो घूमा हुआ है कितने एंगल से घूम गया, लगभग लगता है 45 डिग्री एंगल से घूमा है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या हुआ है, फिर 90 डिग्री एंगल से घूम गया ये वाला पार्ट। इससे ये कैसे बन गया, ये 90 डिग्री पे घूम गया, फिर 45 डिग्री पे घूम रहा है ये। ठीक है, यहाँ से ये कैसे बन गया, ये वाला पार्ट 45 डिग्री पे घूमा, फिर यहाँ से 90 डिग्री पे घूमा, तो फिर 45 डिग्री पे घूमेगा। 45 डिग्री पर घूमेगा मतलब अभी ये ऐसा है, इस तरीके का है, तो अब ये कैसा हो जाना चाहिए, थोड़ा सा स्लैंट, है ना, थोड़ा सा इस तरीके का स्लैंट हो जाना चाहिए 45 डिग्री से घूमेगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ये 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, 3 और 5 तो हो ही नहीं सकता है ना। मतलब एग्री कर रहे हो मेरी बात से? यस सर। यस सर। अब बात करते हैं अंदर वाला कैसे घूम रहा है। ये देखो, अंदर वाला जो घूम रहा है ना, वो सीधा सीधा कैसे पलट गया है एकदम पूरी तरह से। मतलब ये देखा जाए तो 90 डिग्री से घूम गया है, इस तरीके से 90 डिग्री से घूम गया है। ठीक है, और फिर से 90 डिग्री से घुमा है क्या, नहीं, 90 डिग्री के बाद फिर 45 डिग्री से घुमा है ये, फिर 45 के बाद फिर, अब ध्यान से अगर देखो आप तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, अब कुछ इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा, इस तरीके से कुछ टिल्ट हो जाना चाहिए। नहीं,
हाँ, ये वाला पार्ट ये आएगा, सेकंड आएगा, आई थिंक सेकंड आएगा, है समझ में आया ये? यस सर, सर यही है। हाँ सेकंड आएगा। देखो टिल्ट होगा मतलब वो घुमा हुआ होना चाहिए, और उसकी पोजीशन देखो किस तरीके से स्वैप हो रही है, वो भी देखना जरूरी है। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था? फर्स्ट था। हाँ, नहीं रुक जाओ भाई, फर्स्ट का आंसर देखने दो मुझे एक बार, एक बार फर्स्ट का आंसर देखने दो, रुक जाओ। एक मिनट, आंसर देख लेता हूँ, इसका चेक कर लेता हूँ। फर्स्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट का आंसर ये नहीं है, 2 नहीं है। 1 नहीं होगा नहीं, सर? 1 भी नहीं है, फर्स्ट का आंसर 1 भी नहीं है। सर थर्ड। थर्ड तो हो ही नहीं सकता है, थर्ड और फिफ्थ तो हो ही नहीं सकता है। तो सर फोर्थ ही हो, फोर्थ भी सर, फोर्थ, फोर्थ भी नहीं हो सकता शायद। फोर्थ हो सकता है। देखो फोर्थ क्यों होगा, वही वही तो देखना है अभी हमें। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये जैसे ये फिगर है ना, इस तरीके का फिगर है, इस तरीके का फिगर है, ये कैसा बन गया है अब देखो ये क्या हो गया कि ये वाला पार्ट जो है, कलर्ड वाला पार्ट जो है, ये कलर्ड वाला पार्ट ये एकदम 90 डिग्री एंगल पे वर्टिकल है, तो ये सीधा सीधा 90 डिग्री एंगल से पलट गया है। पहले तो देखो यहाँ से 90 डिग्री एंगल से पलटा हुआ है ना, फिर इसके बाद 45 से, फिर 90 से, फिर 45 से, फिर 90 से पलटेगा, है ना 90 से। ये बात सही है कि देखें, अगर हम ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे ना तो हमें दिखेगा इसमें कि क्या हो रहा है कि ये पहले नीचे की तरफ है, फिर ऊपर की तरफ है, फिर ऊपर की तरफ ही है, फिर नीचे की तरफ है, फिर नीचे की तरफ है, तो फिर ऊपर की तरफ होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा ये थोड़ा सा ट्रिकी है ये, इसमें समझाना। मैं मेरे ख्याल से मैं तो कन्विंस हो गया हूँ कि आंसर 4 ही है इसका, लेकिन तुम्हें समझाना इसमें मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है। ठीक है, एक तो ये 3 तो बिल्कुल नहीं होगा, फिफ्थ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो जो ऊपर वाला है ना, ये वाला पोर्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये बात तो समझ में आ गई हमें। अब मैं तुम्हें इसको कैसे दिखाऊं, कैसे समझाऊं, वो मुझे सोचने दो कि ये जो 6 है ना, ये कैसा बन गया है अब ये बन गया है इस तरीके का। हाँ, इस तरीके का बन गया है ये। और फिर इसके बाद क्या हुआ है, तुम देख सकते हो इस तरीके से कि ये क्या हुआ है, फिर 45 डिग्री एंगल से घूम गया है ये। एक तो ये 90 डिग्री एंगल से, 90 डिग्री एंगल तो नहीं कहना चाहिए इसको, क्या हुआ है इसमें? सर मुझे तो लगता है कि सर पहले इसका वो मिरर हो रहा है सर, ये फिर उसके बाद रोटेट हो रहा है। नहीं नहीं, उतना नहीं है वो, ये है तो उसी तरीके से देखो, जैसे कि ये सिंपल सा है ना, जैसे कितने एंगल से घूम रहा है हमें ये देखना पड़ेगा, है ना। सर ये तो बहुत ज्यादा टर्न ले रहा है सर। सर ये हाँ, 90 डिग्री होकर रिवर्स नहीं हो रहा? 90 डिग्री से लेकर के रिवर्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कैसे 90 डिग्री कह सकते हो? 90 डिग्री यहाँ पर तो नहीं है। सर मैं कह दूं सर, इसको पहले मिरर हाँ, करते हैं, जैसे कि सर नहीं ब्लैक वाला ये नीचे ये ऊपर हो जाएगा सर, ये फिर इधर को घूम जाएगा। नहीं, ऐसे समझो कि ये देखो, ये 90 डिग्री से घूम गया है, 90 डिग्री से ये टर्न लिया है, और उसके बाद इसको पलट दिया गया है, मतलब से जो रिवर्स अभी तुमने कहा हाँ ना, सर। रिवर्स हो रहा है। यस पहले तो सर। इसको 90 डिग्री से इसको टर्न कराओ, ठीक है। तो इसको जब तुम 90 डिग्री से टर्न कराओगे ना, तो ये कैसा दिखेगा पता है? ये इस तरीके का कुछ दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा ये। इसका ठीक है, जैसा इसको अपोजिट रहता है मिरर टाइप हाँ, का। और इसको पलट दो, मतलब इसको इसको स्वैप कर दो, उल्टा कर दो। वैसे ही फिर इसके बाद क्या हुआ, ये 90 डिग्री से पलटा है, फिर इसके बाद ये 45 डिग्री से गया हुआ है, 45 डिग्री से इसको पलट दो और फिर उल्टा कर दो, ठीक है। फिर 90 डिग्री से इसको पलट दो और फिर उल्टा कर दो। तो ऐसे ही ये इसके बाद 45 डिग्री से पलट दो और फिर उल्टा कर दो, फिर इसको 90 डिग्री से, इसको 90 डिग्री से पलट दो और उल्टा कर दो। तो जब इसको 90 डिग्री से पलटोगे ना, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। लेकिन जब इसको उल्टा करेंगे तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये फोर्थ आंसर होगा। ठीक यस है, सर। इसीलिए हाँ, इसमें यही लॉजिक लगेगा, इसी तरीके से लॉजिक लगा के करना है। अब इसका कोई रूल तो है नहीं, अब इसको तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा और खुद ही करना पड़ेगा, इसमें और क्या कर सकते हैं। खुद से ही सोचो, खुद से ही लॉजिक लगाओ और देखो क्या आंसर आ रहा है।
और इसमें कोई चॉइस है नहीं हमारे पास। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसे ऐसा ही। ध्यान से देखना। ये देखो, ये आंसर बताओ, इसका क्या आंसर आएगा। सर बी। बी आएगा कैसे? सर वो इक्वल टू का साइन सर, मैं उसका वो देख रहा हूँ सर। पोजीशन। यस सर। ओके, क्या है पोजीशन, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं देखो ध्यान से। सर पहले तो वर्टिकल होता है, फिर वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है सर। तो ऐसे जो जो हॉरिजॉन्टल है सर, सर वो अपना पोजीशन चेंज करना सर ऊपर से नीचे सर। तो ऐसे अगर पैटर्न होगा तो सर तो बी ही आना है। ओके, और किसी का कोई एक्सप्लेनेशन है? सर समझ में ही नहीं आ रहा, एक बार आप बता दो। देखो ये जो है ना, ये इसकी पोजीशन इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये देखो, जैसे ये मान लो कि तुम्हें एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर के अंदर है ना, तो ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, और ये तीसरी पोजीशन है, ये चौथी पोजीशन है। मतलब ये इस तरीके से ये पोजीशंस हैं इसकी, मतलब इतने पोजीशंस ले सकता है वो जो इक्वल वाला साइन है ना, वो इतने पोजीशंस ले सकता है। तो इनिशियली ना वो यहाँ पर है, इनिशियली यहाँ पर है, देख सकते हो तुम यहाँ पे बीच में है। तो हुआ क्या कि अगली बार कहाँ चला गया है वो, 1 और 2 पे चला गया है, मतलब 2 प्लेसेस जंप कर गया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से चल के कहाँ आ गया है वो, यहाँ आ गया है, देख पा रहे हो इक्वल का साइन। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वो यहाँ से चल के फिर कहाँ चला गया, इस कॉर्नर पे चला गया, इस कॉर्नर पे चला गया। तो अब कितने प्लेसेस जंप कर गया वो, देखें तो 1 2 प्लेस पे, फिर 1 2 3 प्लेसेस पे चला गया। ठीक है, और इसके बाद देखो कहाँ चला गया है, इसके बाद कहाँ चला गया, यहाँ के बाद इस कॉर्नर पे चला गया, मतलब इस कॉर्नर के बाद सीधा जंप करके यहाँ चला गया है। मतलब अब कहाँ चला गया भाई, कितने प्लेसेस, 1 2 3 4 प्लेसेस पे चला गया। ठीक है, और इसके बाद कहाँ पर आ गया वापस, फिर से देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये सीधा यहाँ पर आ गया है। मतलब यहाँ के बाद 1 2 3 4 5 प्लेसेस जंप कर गया है। तो अब 6 प्लेसेस जंप करना चाहिए यहाँ से 6 प्लेसेस जंप करना चाहिए उसको। मतलब 1 2 3 4 5 6, ये इस पोजीशन पे आना चाहिए, इस पोजीशन पे अब आना चाहिए उसको। इस पोजीशन पे कौन, इस पोजीशन पे कौन सा है, सी है ना, ए भी है सर। और ए भी है, सॉरी सॉरी सॉरी, ए और सी दोनों है। हाँ, तो अब ए और सी ये दोनों है, तो अब हमें इस ये जो इस तरीके से कैंडी जैसा बना हुआ है ना, ये टॉफी जैसा, उसको भी देखना पड़ेगा वो कैसे घूम रहा है। सर ए होगा। हाँ देखते हैं कौन सा है, वो देख लेते हैं अभी कौन सा है। तो इसकी पोजीशन देखो कैसे घूम रही है ये एक तो पहले अभी ऊपर था, फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये इधर की तरफ टिल्ट हो गया लेफ्ट साइड में, मतलब 45 डिग्री इधर से घूम गया है। और फिर उसके बाद एक पोजीशन भी ले ली है इसने। ओके, हाँ, अब ये कैसे होगा, ये थोड़ा समझने वाली बात हो जाएगी कि ये कैसे मूव कर रहा है। इसकी पोजीशन देखो तो कैसे मूव कर रहा है ये। हम्म, इसकी पोजीशन अगर हम मेजर करें तो 1 मिनट 1 मिनट,
ये हो जाएगा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मामला। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा जैसे एक स्क्वायर है, इसके अंदर सबसे पहली पोजीशन इसकी ये है, फिर इसके बाद इसकी पोजीशन यूं हो गई, फिर इसके बाद इसकी पोजीशन यूं, ये कैसे आ गया भाई? यहाँ से जंप करके ये कैसे आ गया, ये नहीं समझ में आया। सर जो ये स्ट्रेट बन रहा है ये हर 2 बॉक्स के बाद बन रहा है सर, देखो। हाँ, इस तरीके से सोच सकते हैं कि हर एक 2 बॉक्स के पहले देखो, पहले स्ट्रेट था तो फिर टिल्ट हो गया, टिल्ट हो गया, है ना, इस तरीके से। और फिर इसके बाद फिर से स्ट्रेट हो गया तो अभी टिल्ट हो गया, तो फिर से एक बार टिल्ट होना चाहिए, तो टिल्ट हो सकता है, तो ये वाला ये इन सर दोनों फिर में ए आएगा। हाँ, यही आंसर हो सकता है यस क्योंकि सर। ए ही आंसर होगा फिर। ठीक है, 2-2 के बाद टिल्ट हो रहा है, यही एज्यूम करेंगे हम लोग, तो ये इस तरीके से ए ही इसका आंसर आएगा। यही आंसर था, ए ही आंसर था इसका। वेरी गुड। ठीक है, ए ही आंसर आना चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन लास्ट और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास कंप्लीट करते हैं। एक मिनट रुक जाओ बेटा। ये लो, ये देखो, सर डी होगा। ये सर डी है। डी होगा कैसे? सर ये उसी प्लेस पे नई लीफ बना रहा है जिस प्लेस पे पहली थी, और जो पुरानी लीफ है वो एक एक प्लेस शिफ्ट होती जा रही है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यही रीजन इसमें ये है कि जो, अच्छा ये देखो, सबसे पहले हो क्या रहा है कि इसमें नए नए पत्ते आते जा रहे हैं ना, लीफ इसमें नई नई आ रही है, और एक ही कलर्ड वाला है, मतलब ब्लैक कलर वाला एक ही है। तो इसमें अगले वाले में तो मेरे ख्याल से कितना हो जाना चाहिए, 3 2 5 हो जाने चाहिए, 5 6 हो जाने चाहिए। तो 6 कौन कौन से हैं? मेरे ख्याल से 6 तो सारे हैं भाई। 6 तो सारे ही हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब ये हो क्या रहा है कि एक एक पोजीशन इसकी चेंज होती जा रही है, एक एक पोजीशन चेंज होती जा रही है, वो भी कैसे? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, है ना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक एक पोजीशन चेंज होती जा रही है। आइडियली इसमें इसका ये जो कलर है ना वो यहाँ आना चाहिए। ये देखो यहाँ से, इसमें देखो यहाँ पर है, अब देख सकते हो, तो अगले वाले में एक पोजीशन खिसक के इसमें आ गया है, मतलब यहाँ पर आ गया कलर। ठीक है, इसके बाद यहाँ आ रहा है, तो अगले वाले में क्या हो जाना चाहिए, खिसक करके यहाँ आ जाना चाहिए। तो ये कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पर दिख रहा है। एक मतलब व्हाइट कलर वाली पत्ती इसमें ऐड हो रही है, और एक तरीके से देखें तो जो ब्लैक कलर वाली है वो अपनी पोजीशन को चेंज करती जा रही है, जैसे पहले यहाँ तो फिर यहाँ आ गया, अगले वाले फिगर में देख सकते हो, फिर अगले वाले फिगर में शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, फिर अगले वाले फिगर में शिफ्ट होकर यहाँ, तो अगले वाले में नेक्स्ट पोजीशन पिक कर लेनी चाहिए। डी आंसर हो जाएगा इसका। तो यही सारे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस हमने किए हैं अभी लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस, ये सारे एनटीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप समझ सकते हो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यस सर। ओके बच्चों, आज की क्लास एंड करते हैं यहीं पे। और आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर चुके हो, तो ये पहले मैथ की प्रैक्टिस करना, पता कर लेना एकेडमिक डिपार्टमेंट से, और फिर मैथ की प्रैक्टिस करना, और अगली क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, और हो सकता है कि जल्दी जल्दी करें तो कंप्लीट भी हो जाए अगली ही क्लास में। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।